हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा होने वाली है यूजीसी नेट, एनटीए नेट वाला नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। आपके काव्यशास्त्र से 4 या 5 प्रश्न बनते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। परीक्षा तक आपकी यह सीरीज जारी रहेगी। चलिए देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वह कौन है? तो यह भरत मुनि हैं। इन्होंने एक सूत्र दिया था रस निष्पत्ति के अनुरूप। उन्होंने सूत्र दिया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। तो यह सूत्र भी पूछा जाता है कि यह किसका कथन है, तो भरत मुनि का, याद रखिएगा। इन्होंने 8 रसों की पहले शुरुआत माना था, यानी उसमें जो 8 भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वह 8 है। उसमें उन्होंने शांत रस को जगह नहीं दिया था, तो ध्यान रखिएगा। शांत आपका 9वां रस है और भरत मुनि ने कुल 8 रसों की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है कि भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। तो भरत मुनि का जो ग्रंथ है वह क्या है, उसे आपको बताना है। आपको ऑप्शन 4 दिख रहे होंगे। इसमें जो सही उत्तर है वह क्या है? नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि का जो ग्रंथ है वह नाट्यशास्त्र है, जो रस संप्रदाय पर आधारित है और इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, 5वां वेद किसे माना गया है? तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। यहाँ पे प्रश्न दिया कि भरत मुनि का जो समय है वह क्या माना गया है। भरत मुनि का जो समय है वह कब है? तो वे दूसरी शताब्दी में थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को माना है। तो यहाँ पे आपका बी उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न जो दिया गया है। इनमें से रस सूत्र किस आचार्य ने दिए हैं? रस सूत्र जो अभी हमने बताया कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह जो सूत्र दिया गया है वह कौन दिए थे? तो अभी इस पर चर्चा किया गया था। यह भरत मुनि द्वारा दिया गया है। तो आपका यहाँ पे जो डी उत्तर है आपका वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कर रहे हैं इनमें से असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन को बताना है कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे जो असत्य कथन है उसे आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे भरत मुनि रस को आस्वाद मानते हैं, यह कथन गलत है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा। बाकी आपका भरत मुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है, यह सही बात है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही विभाव आदि संयोग के रूप में रस में बदल जाते हैं, यह भी सही है। रस का मूल आधार स्थायी भाव है, यह भी सही है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है। दिया गया कि इनमें से कौन सा आचार्य रस सूत्र की व्याख्याता नहीं है। यानी रस सूत्र जो दिया गया था उसके 4 व्याख्याता माने गए थे और इनमें से कौन वह नहीं है, इसको बताना है। तो देखिए अभिनवगुप्त, भट्टलोलक, भट्टनायक और आचार्य शंकुक ने रस सूत्र का व्याख्या किया था, लेकिन आनंदवर्धन ने रस सूत्र की व्याख्या नहीं की थी। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, रस सूत्र की प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? यानी रस सूत्र जो भरत मुनि का है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य, उसके जो 4 व्याख्याता है उनमें पहले व्याख्याता कौन है, ये आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले जो व्याख्याता थे वे भट्टलोलट थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार के मत को कहा जाता है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद जो कहा जाता है वह किसके आचार के मत को? तो भट्टलोलक ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का प्रवर्तन किया था या वह मत दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है कि साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता आचार्य कौन है? यानी साधारणीकरण जो सिद्धांत दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना था। वह सबसे पहले जो दिया गया था भट्टनायक द्वारा। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है कि
लोलट के मत से विभाव आदि स्थायी भाव के संयोग का अर्थ क्या है। यानी जो लोलट ने दिया था मत विभाव आदि एवं स्थायी भाव का संयोग, उसका अर्थ क्या है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन्होंने उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध माना है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध किसने कहा था, तो लोलट ने, भट्ट लोलट ने। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि आचार्य शंकुक के मत को किस नाम से जाना जाता है। यानी शंकुक ने जो मत दिया है वह किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद से आचार्य शंकुक के मत को जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है वह कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। देखिए यहाँ पे यह महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। तो वे जो किए हैं वह कौन थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का प्रतिपादन किए थे। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शंकुक ने रस सूत्र के संयोग का अर्थ क्या माना। यानी जो संयोगादृश निष्पत्ति लास्ट में संयोग होता है उसका अर्थ शंकुक ने क्या माना है। तो शंकुक ने जो माना है वह माना है अनुमति। तो इसी कारण इन्होंने अनुमतिवाद कहा है। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत नाम है। यानी भुक्तिवाद किस आचार्य ने दिया है। तो भुक्तिवाद जो दिया गया है वह किसके द्वारा, भट्टनायक के द्वारा। याद रखिएगा भट्टनायक ने भुक्तिवाद का प्रवर्तन किया था। तो आपका यहाँ पे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, इनमें से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है। यानी साधारणीकरण सिद्धांत जो दिया गया है वह सबसे पहले किसके द्वारा, भट्टनायक द्वारा है। तो आपका यहाँ पे सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, यह दिया गया है। तो देखिए आचार्य शंकुक का भी आप पढ़े होंगे, क्या था, अनुमितिवाद। भट्टनायक का भुक्तिवाद, आचार्य अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद और भट्ट लोलट का आरोपवाद। तो यह सही क्रम है, आप इसे ध्यान रखिएगा, यह आपका सही क्रम है। ठीक है, चलिए वहाँ पे आपका ये उत्तर भी सही हो जाएगा। इस ऑप्शन के अनुसार ए का सी हो गया तो आपका यह सही हो जाएगा, दूसरा का डी है, तीसरा का ए है, चौथा का बी है। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि आचार्य शंकुक के अनुसार साधारणीकरण किसका प्रतीक होता है। आचार्य शंकुक के अनुसार साधारणीकरण जो प्रतीक होता है वह किसका होता है। तो यहाँ पे दिया गया आलम्बनत्व धर्म का। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है। तो साधारणीकरण का जो सिद्धांत दिया गया है वह किस व्यापार से है, यह पूछा गया है। तो वह है भावकत्व से। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया कि रस सूत्र के संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है। ध्यान रखिएगा भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है। तो वह माना है किसने, भट्टनायक ने। याद रखिएगा भट्टनायक ने भोज्य भोजक संबंध माना है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना है। यानी भट्टनायक ने जो रस का स्थान माना है वह कहाँ पे, तो सहृदय सामाजिक का चित्त में उन्होंने रस का स्थान माना है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है। देखिए भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है उसका जो मूल आधार है वह क्या है, तो वह है सांख्य दर्शन। वह क्या है, सांख्य दर्शन। याद रखिएगा, ठीक है, सांख्य दर्शन। अनुमतिवाद शंकु का न्याय दर्शन था, शैव दर्शन अभिनवगुप्त का है। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। यहाँ पे पूछा गया कि साधारणीकरण की स्थिति की तुलना मधुमती भूमिका से किसने की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मधुमती भूमिका से जो तुलना किया गया है साधारणीकरण का वह बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा।
तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा? रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? तो रस को व्यंजना व्यापार जो कहा गया है वह कहा गया है अभिनव गुप्त द्वारा। तो आपका यहाँ पे सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अभिनव गुप्त की रस निष्पत्ति संबंधी मत को किस नाम से जाना जाता है? अभिनव गुप्त के जो रस निष्पत्ति संबंधी उन्होंने मत दिया है अभिनव गुप्त ने, वह जो दिया गया है वह अभिव्यक्तिवाद के नाम से। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति संबंधी किस दार्शनिक मत पे आधारित है? तो अभी बताया गया वह दार्शनिक मत क्या था? शैव दर्शन था। ठीक है, शैव दर्शन था। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक संबंध किसने माना है? ध्यान रखिएगा, व्यंग व्यंजक संबंध जो माना गया है रस सूत्र के संयोग के अर्थ में, तो वह माना गया है किसके द्वारा? वह माना गया है अभिनव गुप्त के द्वारा। तो आपका यहाँ पे सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रस ब्रह्मानंद सहोदर है, यह सही बात है। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है, यह भी सही बात है। रस लोकोत्तर चमत्कार है, यह भी सही बात है। लेकिन रस आस्वाद है, यह बात यहाँ पे गलत है। तो आपका यहीं पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो देखिए स्थायी भाव की संख्या जो मानी गई है वह 9 मानी गई है। ठीक है, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो आपको बताना है 8, लेकिन वैसे 9 मानी गई है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो देखिए शोक होता है किसका? शोक आप सभी को पता है, करुण रस का, भयानक रस का भय, ठीक है, अद्भुत रस का विस्मय। लेकिन हर्ष जो है वह कोई भी स्थायी भाव नहीं है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे संचारी भाव हर्ष है, तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। निम्नलिखित विकल्प को चुनना यानी सही सुमेलन करना है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा है, तो श्रृंगार रस का होता है रति, करुण का होता है शोक, शांत का होता है निर्वेद, रौद्र का होता है क्रोध। तो यह सही रूप है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए यह सभी को पता भी होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो जो रस है वो रसराज की संज्ञा दी गई है वह श्रृंगार रस है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो आलंबन की, देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, आलंबन की जो चेष्टा होती है उसे कहते हैं उद्दीपन। आलंबन की चेष्टा को कहते हैं उद्दीपन। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आलंबन की चेष्टाओं को कहा जाता है उद्दीपन। आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उसे आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए आश्रय की चेष्टाओं को इनमें से किस वर्ग में रखेंगे? तो देखिए आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वह जो है वह उसे अनुभाव कहते हैं। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई? तो देखिए सात्विक अनुभाव की जो संख्या मानी गई है वह क्या मानी गई है? 8 मानी गई है। तो आपका ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है उसे देखिएगा। भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं यह आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? भाव का बोध कराने वाले जो तत्व हैं वह अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता? तो अनुभाव के अंतर्गत जो नहीं आता है वह आपको बताना है। तो जो नहीं आता है यहाँ पे वह हो जाएगा ग्लानि। बाकी स्वेद, रोमांच, अश्रु यह सभी अनुभाव के अंतर्गत आते हैं और सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ग्लानि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से संचारी भाव कौन सा है यह बताना है। संचारी भाव कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो उसमें संचारी भाव की संख्या जो है वह है अवित्था, यह संचारी भाव है। तो आपका जो सही उत्तर देखिए अवित्था भी है, अपस्मार है, ब्रीड़ा भी है, उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा? तो असूया जो आता है जिसे कहते हैं निंदा करना, ठीक है,
तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव के अंतर्गत, आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बताया गया है वह सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। गर्व क्या है, गर्व क्या है, रति क्या है, अश्रु क्या है, वत्सल क्या है। तो देखिए यहाँ पे वत्सल से वात्सल रस बन जाएगा, रति स्थायी भाव है, ठीक है, अश्रु अनुभाव है, गर्व क्या है, संचारी भाव। तो यह सही सुमेलन है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है उसे देखते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन को छांटना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप 4 ऑप्शन देखिएगा। इसमें जो असत्य कथन है वह है कि साधारणीकरण स्वाद के बाद की प्रक्रिया है, यह कथन क्या है, गलत है। बाकी उग्रता संचारी भाव यह सही है। विभाव आदि की विषाक्तता का परिहार साधारणीकरण है, यह भी सही है। शोक करुण रस का स्थायी भाव यह भी सही है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे है, तो यहीं बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है, यह आपको बताना है। आश्रय के साथ सामाजिक तादात्म्य हो जाना यह साधारणीकरण कहलाता है। साधारणीकरण कवि की अनुभूतियों का होता है। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, या साधारणीकरण स्थायी भाव का होता है। तो इसमें से आचार्य विश्वनाथ ने कौन सा कथन माना है सही, तो उन्होंने माना है कि आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना ही साधारणीकरण है, या आपका ये उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का जो संबंध होता है वह होता है व्यंग्यार्थ से। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, यहाँ पे देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है। यहाँ पे आपका उत्तर देखिए, लक्ष्यार्थ क्या होता है और व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ, अभियार्थ। वाच्यार्थ वाचन से जिसका अर्थ निकल जाए वह होता है अभिधा। ठीक है, लक्ष्य से लक्ष्यार्थ लक्षणा हो जाएगा, व्यंग्यार्थ व्यंजना हो जाएगा, अभिधियार्थ मतलब कोशगत अर्थ। तो यह सही रूप है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किए जाते हैं यह आपको बताना है। तो वह लक्षणा में किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है। अर्थ किसमें ध्वनित होता है यह बताना है। तो यह जो होता है व्यंजना में अर्थ ध्वनित होता है। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इस वाक्य में जो शब्द शक्ति है वह है लक्षणा। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो घर गंगा में है, इसका वाक्य में जो है व्यंजना है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ पे शब्द शक्ति बताना है। तो यहाँ पे सारोपा लक्षणा है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिए गए हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम जो है वह क्या है वह बताना है। तो आचार्य भामह है जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो आपका यहाँ पे सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। इधर संप्रदाय के नाम है, इधर प्रवर्तक के नाम है, इसको सुमेलित करना है। तो ध्वनि संप्रदाय किसका है, आनंद वर्धन का। रस संप्रदाय भरत मुनि का। औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र का। और रीति संप्रदाय आचार्य वावन का। तो यह सही रूप है, आप इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे काव्यशास्त्र में ग्रंथ को सुमेलित करना है। तो ध्वन्यालोक किसका है, आनंद वर्धन का है। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन इधर हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, साहित्य दर्पण किसका है, साहित्य दर्पण उधर विश्वनाथ थे। तो यानी इसका क्या है, विश्वनाथ है, विश्वनाथ। ठीक है, चलिए अगला है, रस गंगाधर किसका है, जगन्नाथ का है। काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का है। और ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है यह बताइएगा। असत्य कथन बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, गुणभूत व्यंग में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, यह गलत बात है। बाकी यह जो 3 ऑप्शन है
ऑप्शन ए, बी और डी आपके सही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार नहीं है, यह आपको बताना है। अलंकारवादी आचार कौन नहीं है, तो देखिए केशव भी है, भूषण बिन बिराजी, कविता बनितामित भामह को अलंकारवादी आचार कहा जाता है। जयदेव जो हैं वे भी अलंकारवादी आचार हैं, तो जो नहीं है वह आनंदवर्धन या ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ संभावना व्यक्त की जाए उपमेय में उपमान का, वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। यहाँ पे जनु जानु मनु मानु ऐसे शब्द मिलते हैं, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उपमेय का निषेध करते हुए जहाँ उपमान की स्थापना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो उपमेय का अगर निषेध कर दिया जाए और उपमान की स्थापना की जाए वहाँ पे जो अलंकार होता है अप्युनिति अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रघुपति के चरित उदारा कह मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है। कह रघुपति के चरित उदारा कह मति मोर निरत संसारा, इस पंक्ति में जो अलंकार है वह आपको बताना है। तो इसमें निर्दर्शना अलंकार है, तो आपके यहाँ पे सी उत्तर आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह माने जाते हैं आचार्य वामन। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति यह पंक्ति किस आचार्य की है। विशिष्ट पद रचना रीति यह जो पंक्ति है वह किस आचार्य की है। तो आचार्य वामन का, आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है, तो वह किया गया है आचार्य कुंतक द्वारा। तो याद रखिएगा, रीति के लिए मार्ग शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह कुंतक द्वारा। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है। रीति के लिए वृत्ति शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह मम्मट द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, वृत्ति शब्द का प्रयोग मम्मट द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य गुणों की संख्या कितनी है। काव्य में जो गुण हैं वह कितने हैं। तो गुणों की संख्या कितनी है, 10। तो आपका यहाँ पे अलग अलग आचार्य द्वारा अलग माना गया है, लेकिन भरत मुनि ने काव्य में गुण और दोष 10-10 माने हैं। इस अनुसार यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। वैसे ठीक है, काव्य गुण 3 है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, यहाँ पे दिया गया कि इनमें से असत्य कथन छाटिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है कि मम्मट ने दोषहीनता को काव्य का लक्षण माना है। दूसरा है नियत वर्ण व्यापार को वृत्ति कहा जाता है। तीसरा है वैदर्भी रीति का मूल आधार ओज गुण होता है। अगला है पांचाली रीति में माधुर्य एवं सौकुमार गुण होते हैं। इनमें से असत्य कथन बताना है। तो इनमें से देखिए असत्य कथन जो है वह है वैदर्भी रीति का मूल आधार ओज गुण होता है, यह असत्य कथन है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह किसका कथन है। देखिए, काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है वह किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पे आधारित है। अभिनवगुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद था वह किस दर्शन पे था। ऊपर इसकी चर्चा हो गई थी, शैव दर्शन से था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण का संबंध इनमें से किससे है। तो साधारणीकरण का जो संबंध होता है वह होता है भावकत्व व्यापार से। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शांत रस को महत्व देते हुए किस आचार्य ने तत्व ज्ञान को उसका स्थायी भाव माना है। ध्यान रखिएगा, तत्व ज्ञान को किसका स्थायी भाव माना है, यानी शांत रस को महत्व देते हुए किस आचार्य ने तत्व ज्ञान को उसका स्थायी भाव माना है। वैसे शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि तत्व ज्ञान किसने माना है। तो वह किसने माना है, अभिनवगुप्त ने। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है रस सूत्र में किन 2 शब्दों की व्याख्या अपेक्षित रही है। तो यहाँ पे जो व्याख्या की गई है रस सूत्र में
वह दो शब्द कौन से थे उसको आपको बताना है। तो वह थे संयोग और निष्पत्ति। तो आपका यहाँ पे डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली को क्या नाम दिया है। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली को क्या नाम दिया है। तो आचार्य कुंतक ने उसे जो नाम दिया है वह सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग। तो इसे ध्यान रखिएगा, सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दृष्टकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है। देखिए आपको ध्यान होगा जो साहित्य लहरी है सूरदास का, उसमें दृष्टकूट पदों की बात की जाती है। तो उसमें कौन सा दोष माना गया है उसे आपको बताना है। तो वहाँ पे क्लिष्ट दोष होता है। आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष माना जाता है। लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष माना जाता है। तो वह जो दोष माना जाता है वह होता है अश्लीलत्व दोष। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष माना जाता है। यानी ज़्यादा अनावश्यक शब्द हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अधिक पदत्व दोष। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो कार्य और कारण में संगति नहीं होता है, वहाँ अलंकार होता है असंगति अलंकार। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है कारण न होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा है तो वहाँ कौन सा अलंकार है। जैसे आप पढ़े होंगे, बिनु पग चले सुने बिनु काने, यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है, तो वहाँ पे जो अलंकार होता है वह विभावना होता है। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष